बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की। तो बिहार की चुनावी लड़ाई में छठी मैया पर घमासान मच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के एक बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठ को ड्रामा बताते हैं। पीएम मोदी ने इसे छठी मैया का अपमान बताया। पीएम मोदी ने कहा है कि यह अपमान बिहार सैकड़ों सालों तक नहीं भूलेगा। दरअसल कल बिहार की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में पीएम मोदी ने छठ को ड्रामा बना दिया है। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार राहुल और आरजेडी पर हमलावार हो गई है। छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? तो इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर तेज हमला बोला। उन्होंने 5 शब्दों में आरजेडी कांग्रेस के कारनामों को एक्सपोज किया है। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? तो बिहार में चुनावी घमासान उफान पर है। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने बिहार के लखीसराय पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने लालू राबड़ी के शासन की याद दिलाई। उन्होंने चारा घोटाले से लेकर जंगल राज तक की बात कर लालू परिवार पर निशाना साधा है। बोलो भाई, चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किसने किया? अरे भाई, ये छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू राबड़ी ने तो यहां ये घोटाले करे। उनके बड़े नेता है राहुल बाबा। कांग्रेस ने भी 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। यही नहीं, अमित शाह एनडीए के प्रचंड जीत के दावे कर रहे हैं। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी एनडीए सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उनका कहना है कि बिहार में लगातार एनडीए की सरकार है, लेकिन विकास से कोसों दूर है। अरे भाई साहब, आप छोड़ो। अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं। और बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चला। तो बिहार में राहुल गांधी का भी पीएम मोदी पर लगातार हमला जारी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल है और सरकार मोदी शाह के अलावा नागपुर से चलती है। आज आप बाकी प्रदेशों में पूछो, बिहार के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल के बारे में पूछो, आपको बताएंगे बिहार में तो सिर्फ पेपर लीक होता है और कुछ होता ही नहीं है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत होगी।
नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की 2/3 से ज्यादा सीटें आएंगी। ये आपका तीसरा चुनाव है जो आप बिहार में आपके उसमें संरक्षण में देखा जा रहा है। तो 2015 में जो है आप दूसरी तरफ थे, ये नीतीश जी और लालू साथ में थे, आपकी हार हुई थी। उसके बाद 2020 में आपकी जीत हुई। इस बार इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? क्या आंकड़ा दीजिए कि कितनी सीटें आएंगी आप एनडीए के लिए? देखिए, आंकड़ा देना तो बहुत दिक्कत होती है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के दर्शकों को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं जब 2/3 बहुमत कह रहा हूं तब हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाएगा। और मैं सारे देश के दर्शकों को ये भी बताने जा रहा हूं कि मैं जितना घूमा हूं बिहार में अभी, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक वेव एनडीए के पक्ष में है और हमारी सीटों के मार्जिन में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी इस बार होने वाली है। अब बात करेंगे बाजार की। बाजार में आज ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी रही है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 593 पॉइंट गिरा तो एक्सपायरी के दिन निफ्टी 25,900 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में भी निचले स्तर से करीब 300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई दी। बाजार में आज कैसे रहा है कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कल 26,000 के पार क्लोजिंग के बाद आज मार्केट ने अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस फेस किया और अक्रॉस द बोर्ड आपको गिरावट देखने को मिली। चाहे मिड कैप को देखें, सेंसेक्स 590 अंक और निफ्टी बैंक यहाँ पर 350। निफ्टी की भी बात करें तो 176 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। समझ लेते हैं कि दबाव कहाँ से बना और कहाँ से आई है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिहाज से हिंडाल्को, बीईएल, एल&टी और कोल इंडिया यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एक्शन नजर आया। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स हैं और पूरे ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आपको देखा जाएगा तो फिलहाल के लिए लंबी लिस्ट है। एनएलसी इंडिया, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में खास एक्शन नजर आया। और गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो लंबी लिस्ट है। इसमें अगर आप देखें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नतीजों के बाद भारतीय हेक्साकॉम जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें हल्की गिरावट नजर आई। तो देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर ग्रो का आईपीओ 4 नवंबर से खुलने वाला है। इशू के जरिए कंपनी की करीब 6,600 करोड़ जुटाने की योजना है। आईपीओ और बिजनेस स्ट्रैटेजी पर कंपनी के ऑल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ ललित केशरे से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल ने। आइए इस खास इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको सुनवाते हैं। आईपीओ लाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? ये क्या सिर्फ एक जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको पार्शियल एग्जिट देने का आपका इरादा है? क्योंकि इसमें फ्रेश इशू भी है, हालांकि ज़्यादातर लार्जली 90% ओएफएस है, 10% फ्रेश इशू भी है। तो पहले तो एक बात समझाएं कि मार्केट में आप आए किस लिए? सो देखिए अनुज, अभी ग्रो अभी हमको 9.5 साल हो गए हैं। 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है, काफ़ी अच्छा स्केल हो गया है। और कभी लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए लिस्टेड कंपनी लाइक ट्रस्ट ज़्यादा बनता है, अकाउंटेबिलिटी आती है क्योंकि आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है और काफ़ी सारा पैसा लाइक करीबन 2.6 लाख करोड़ का आप पैसा आपके थ्रू है। तो थोड़ी लाइक इट हेल्प्स टू बी मोर अकाउंटेबल, मोर ट्रस्टवर्दी एंड सो ऑन। सो कस्टमर जो आपके हैं वो आपके शेयर होल्डर भी बन जाते हैं, ओनर भी बन जाते हैं। तो एक तरह से पब्लिक कंपनी आप बन जाते हो, राइट। प्रमोटर्स के पास रफली करीब 28% स्टेक है अभी। इस ओएफएस में प्रमोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए आपने ऑफर दिया है? तो इस ओएफएस में प्रमोटर्स नहीं पार्टिसिपेट, इस ओएफएस में प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन एक फ्रेश इशू भी है। तो आपका स्टेक फिर 28% से थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा? थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। जो भी 1000 करोड़ से जो भी डाइल्यूट होगा परसेंट, फ्यू परसेंट, 66,000 करोड़ के करीब का अगर मार्केट कैप है तो उस हिसाब से पकड़ के चलें तो माइनर डाइल्यूशन होगा। का रेवेन्यू में काफ़ी शानदार ग्रोथ रही है। FY23 में 1141 करोड़ था, FY24 में 2600 करोड़ था और FY25 में 3900 करोड़ था।
लेकिन क्या ये मान के चलें कि जो FY24 से 25 के बीच में ग्रोथ आई उसको मैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जो रिसेंट सेबी के जो मूव्स आए उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रोकिंग पर और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट तो पड़ा ही है उसकी वजह से। सो अगेन यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं कि हम जैसे जब हमने शुरू करा था तो कुछ रेगुलेशंस थे, उसके बाद फिर काफ़ी सारे रेगुलेशंस आए, प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस आए, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हुई। लाइक जैसे ऑनबोर्डिंग आसान हुई, लाइक UPI आया, पेमेंट्स आया, सो बहुत सारे जो पॉजिटिव चीज़ें हुई है उसकी वजह से हमारी ग्रोथ हुई है। वरना इतने अकाउंट्स हम खोल ही नहीं सकते थे, हमने इतने सारे, अभी 14 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स है प्लेटफॉर्म पे, और देश के कोने कोने में लाइक 98% पिन कोड्स हम कवर, मोर देन दैट वी कवर द पिन कोड्स, और 80% बियॉन्ड टॉप 6 सिटीज़, लाइक छोटे शहरों से सब आ रहे हैं एंड सो ऑन। सो दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस दैट हैव हैपेंड। और क्या होता है कि जब भी कुछ रेगुलेशन आता है तो ट्रस्ट बनता है सिस्टम में, और उसके इसीलिए दैट इज़ द रीज़न वाई हम भी सिर्फ वही बिजनेस करते हैं जो रेगुलेटेड होता है, बिकॉज कस्टमर का हार्ड एंड मनी एंड सो ऑन। रेगुलेटर का जॉब ये भी होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट, कैपिटल मार्केट शुड ग्रो, इंडिया विल ग्रो, तो कैपिटल मार्केट्स इफ़ यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज तो बहुत बहुत अब हमारे सामने बहुत ग्रोथ अभी है। और फिर कस्टमर का प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होता है, ये दोनों जब साथ में होता है तभी हेल्दी ग्रोथ होती है, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी लुक एट इट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, हम यही सोचते हैं, इसी तरह से सोचते हैं। आपने पिछले साल 1824 करोड़ का प्रॉफिट किया Q1 में, लेकिन 350 करोड़ के करीब का प्रॉफिट था। तो क्या ये जो करंट FY है इसमें पिछले साल के मुकाबले आपके प्रॉफिट में कम ग्रोथ होगी फिर? सो ये तो मैं अभी अभी क्या हुआ कि ग्रोथ हमारी होती है, कस्टमर्स आते हैं, आरपू बढ़ता है और सो ऑन। द वन टाइम जो ऑफ आया था अक्टूबर में एक रेगुलेशन के कारण, जो डेरिवेटिव का ओवरऑल इंडस्ट्री गिरी थी, पर आप अगर कभी कंपेयर करोगे कभी हमारी कंपनी को वर्सेस द इंडस्ट्री काइंड ऑफ थिंग, तो काफ़ी रेजिलियंस काफ़ी ज़्यादा था हमारा Q1 to Q1 में। और फिर Q4 FY25 के Q4 को अभी देखोगे जो बॉटम था, फिर Q1 में ग्रोथ आई है। सो बेसिकली एक आया जो उसके कारण जो ट्रू टू द लेबल और जो डेरिवेटिव एक्सपायरी के कारण जो एक ड्रॉप आया था, फिर वहाँ से फिर से वापस ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ग्रोथ मार्केट शेयर ग्रोथ, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ काफ़ी हुई है, तो उसके कारण हम ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं अभी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आवाज समाचार में। तो अमेरिका और चीन के बीच सुधार की शुरुआत हो गई है। जी हां, दक्षिण कोरिया के बुसान में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 97% से घटाकर 47% करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट की सारी बाधाएं दूर करेगा। ट्रंप ने चीन के ओपियोइड फेंटेनिल की आयात पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% करने का ऐलान भी किया है। साथ ही चीन बड़ी मात्रा में अमेरिका से सोयाबीन भी खरीदेगा। हम आपको बता दें, 2019 के बाद ट्रंप और जिनपिंग की ये पहली आमने सामने की मुलाकात है। ट्रंप ने इस मुलाकात के शानदार बताया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्ते बेहतरीन रहेंगे। ट्रंप ने अप्रैल में चीन जाने का ऐलान भी किया है और उसके बाद शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। And we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. तो अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। इसी को देखते हुए दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री कंट्रोल करने के अलावा पार्किंग चार्ज को भी दुगना कर दिया गया है। क्या है दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण से निपटने के लिए, बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू प्रदूषण का कहर जारी है। बुधवार शाम से ही स्मॉग की मोटी परत देखने को मिली, जिसकी वजह से धुंध सी छा गई। विजिबिलिटी लेवल काफी नीचे गिर गया, करीब 1800 से 200 मीटर की विजिबिलिटी हो गई। इसी वजह से दिल्ली में
ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है और ग्रैब 2 लागू करने का असर यह हुआ है कि जो एनडीएमसी की पार्किंग चार्जेज हैं उसको दोगुना कर दिया गया है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सीपी आसपास जहां भी एनडीएमसी के पार्किंग है वहां पर ऑटोमेटिक जो रेट है उसको डबल कर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी पार्किंग के लिए लोग आ रहे हैं वो झिकझिक कर रहे होंगे। सर कल तक 20 रुपीज था, आज 40 रुपीज है, तो लोगों को अचंभा हो रहा है जी। 40 रुपीज हो गए ग्रैब की वजह से। अपने आप मशीनें सर अपने आप ही अपडेटिंग है। इसकी वजह से जो है लोग यहाँ पर पार्किंग में जो पार्किंग के कर्मचारी हैं उनसे झगड़ा करते हुए भी दिखे और दिल्ली सरकार के इस फैसले से, एक तरह से एनडीएमसी के इस फैसले से नाराज भी दिखे। लेकिन जो ओवरऑल जो इंडोर मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं और साथ ही साथ जो दूसरे पार्किंग है वहां पर भी रेट दोगुने कर दिए गए हैं। लेकिन जो ऑन स्ट्रीट पार्किंग होती है और साथ ही साथ जो मंथली पासेस वाले हैं उन पर फिलहाल कोई असर नहीं है। अगर देखें तो दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई तरह के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें पहला तो यह है कि 1 नवंबर से जितनी भी बाहरी कमर्शियल गाड़ियां हैं अगर वो BS6 नहीं है तो उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से 82 एंटी स्मॉग गन को भी डिप्लॉय किया गया है, जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक तरह देखें तो जो कृत्रिम बारिश है, आर्टिफिशियल रेन कराने की भी कई बार कोशिश की जा चुकी है, हालांकि वो प्रयास विफल रहा है। ओवरऑल हम प्रदूषण की स्थिति देखें तो दिल्ली में जो कई इलाकों में जो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार जा चुका है और एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 के आसपास बना हुआ है। लिहाजा एक बहुत ही इसकी गुणवत्ता खराब कही जा सकती है, वेरी पुअर कैटेगरी में है और खास तौर से ये दिल्ली के सांस पर, दिल्ली के कह सकते हैं कि लोगों पर काफी भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो वायु की गुणवत्ता घटने की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रदूषण का कहर जारी है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर बारिश हो सकती है। स्वाभाविक तौर पर तो हो सकता है कि दिल्ली वालों को थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, क्योंकि जो कृत्रिम बारिश कराने की जो कोशिशें हैं वो फिलहाल अभी तक नाकाम साबित हो रही हैं। कैमरामैन नरेश सैदी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। तो प्रदूषण का हमारी और आपकी सेहत पर बुरा असर हो रहा है, इससे कैसे बचे, इस पर है आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। तो विमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 15 ओवर का खेल होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना लिए हैं। दोनों टीमें तीसरी बार इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने साल 1997 में दिल्ली में सेमीफाइनल मुकाबला जीता था, लेकिन 2017 में डर्बी में हुए सेमीफाइनल में भारत ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, जब हरमनप्रीत की नाबाद 171 रन के दम पर भारत ने 36 रन से मुकाबला जीत लिया था। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।